नमस्कार दोस्तों, चंद्रयान 3 और लूना 25 के बीच हो सकती है टक्कर। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो और रशियन स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस दोनों के वैज्ञानिक हैं चिंतित। और यदि आप यह सोच रहे हैं कि टक्कर की संभावना केवल इन दोनों के बीच ही है और कोई खतरा नहीं है, तो भी आप गलत हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि चांद पर फिलहाल लूना 25 और चंद्रयान 3 ही मौजूद हैं, तब भी आप गलत हैं। चांद पहले से ही कई मिशनों से भरा हुआ है, जिसमें ऑर्बिटर से लेकर लैंडर और रोवर तक शामिल हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी मौजूदगी किस प्रकार से चंद्रयान 3 के लिए खतरा है। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद की सतह के अब बिल्कुल करीब है और अब उसकी स्पीड कम की जा रही है। यहाँ पर एक बहुत ही चुनौती भरा कार्य चंद्रयान 3 के सामने आ गया है। चंद्रयान 3 की टक्कर भी हो सकती है लूना 25 से। इसको लेकर भी दोनों साइड के वैज्ञानिक चिंतित हैं, क्योंकि दोनों ही देशों को अपने अपने यानों को टक्कर से बचाना है। अगर हम इससे जैसे तैसे करके बच भी गए तो भी टक्कर हो सकती है चंद्रयान 3 की। और ये किससे हो सकती है? नासा के 2 ऑर्बिटरों से, जो कि वहां पर पहले से ही चंद्रमा के चक्कर लगा रहे हैं। और इसके अलावा कोरिया का भी एक ऑर्बिटर है जो चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। अगर वहां से भी हम सुरक्षित बच गए तो भी एक ऑर्बिटर है जो आप सभी को मालूम ही होगा, भारत के द्वारा ही भेजा हुआ है और फिलहाल वह भी चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर, जिससे भी टक्कर हो सकती है। देखिए, चुनौती भरा समय इसलिए है क्योंकि ये सारे के सारे ऑर्बिटर चंद्रमा की उसी हाईवे पर चक्कर लगा रहे हैं जहां से चंद्रयान 3 को गुजरना है। और इसलिए अगले कुछ दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। और इसके साथ ही एक और जोखिम भरा कार्य यह है कि अगले कुछ दिनों के लिए चंद्रयान की स्पीड कम करना और धीरे धीरे चंद्रमा की सरफेस की तरफ लाना है। चंद्रयान 3 की स्पीड को कम करते हुए 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में लाना है। इन सभी प्रकार के टकराव को रोकना कोई आसान बात नहीं है। कोई ऐसा स्टीयरिंग नहीं है कि इसरो ने या दूसरी स्पेस एजेंसी ने उसे घुमा दिया और चंद्रयान दूसरी तरफ घूम गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए बहुत ही सटीक गणितीय गणना करनी पड़ती है। उसके बाद उसी गणना के आधार पर स्पेस एजेंसी से सिग्नल भेजा जाता है और वह सिग्नल जब चंद्रमा तक जाता है उसके बाद उसका इंजन स्टार्ट होता है और इंजन स्टार्ट होने के बाद उसका थ्रस्टर उसकी दिशा बदलता है। अब यहाँ चुनौती यह है कि थ्रस्टर जो है वह कितने सेकंड ऑन करना है और कौन सी दिशा में यान को घुमाना है, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। अगर कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी गड़बड़ी हुई तो चंद्रयान सीधा क्रैश लैंड कर सकता है। इसलिए सारा कार्य एक बहुत ही परफेक्ट गणितीय गणना और एक परफेक्ट कैलकुलेशन की वजह से ही संभव हो पाएगा। इस समय चंद्रयान 3 चंद्रमा की कक्षा में 174 गुना 1437 किलोमीटर के दायरे में है। इसका मतलब यह है कि सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर और इस कक्षा की सबसे ज्यादा दूरी 1437 किलोमीटर है। तो इसका अर्थ यह है कि वह अंडाकार दायरे में घूम रहा है और अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज चंद्रयान 3 चांद के सरफेस से अपनी दूरी को और कम करेगा। उसके बाद 17 अगस्त को विक्रम लैंडर प्रपल्सन मॉड्यूल से अलग होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसके बाद 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर के कक्षा में जाना काफी बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि अंडाकार घेरे से निकलकर गोल घेरे में जाना होगा चंद्रयान 3 को, और साथ ही सभी प्रकार के ऑर्बिटरों से टकराव को टालना भी है। चंद्रयान 3 चांद की सतह के करीब पहुंच गया है और अगले कुछ दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 17 अगस्त ही वह दिन होगा जब मौजूदा प्रपल्सन मॉड्यूल से चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अलग होगा। 17 अगस्त तक इसे 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया जाना है। काफी महत्वपूर्ण तारीख है 17 अगस्त। देखिए, यह जो ऑर्बिटर है 100 किलोमीटर गुना 100 किलोमीटर का, यह बहुत ही छोटा है और इसमें 6 ऑर्बिटर मौजूद हैं। रूस का लूना 25 भी लगभग उसी समय वहां पहुंच रहा है। ऐसे में टकराव टालना एक बहुत बड़ी चुनौती भरा कार्य है। तो यह कार्य इसरो को करना पड़ेगा। इसके लिए बहुत सारे कोऑर्डिनेशन दूसरी स्पेस एजेंसियों के साथ बिठाकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर समझना ये होगा कि चंद्रयान 3 के बाद में भेजा गया है लूना 25, तो इसका कोई भी कैलकुलेशन और गणितीय गणना इसरो के पास पहले से मौजूद नहीं है। और ऐसी स्थिति में इसरो को बिल्कुल भी पता नहीं है कि लूना 25 से चंद्रयान 3 के टकराव को कैसे रोकना है, क्योंकि वो सारी की सारी कैलकुलेशन उसे अब रूस की स्पेस एजेंसी रोसकोसमोस के साथ कोऑर्डिनेशन करके इकट्ठी करनी पड़ेगी और इसके बाद
बाद में उसके आधार पर सटीक गणितीय गणना करने के बाद चंद्रयान 3 की दिशा में आवश्यकता हुई तो परिवर्तन करना पड़ेगा। और ऐसे में अगला प्रत्येक दिन चंद्रयान 3 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इंजन स्टार्ट करने में और दिशा बदलने में अगर थोड़ी सी भी चूक हुई तो चंद्रयान 3 की दिशा बदल सकती है और वह अपने निर्धारित किए हुए लोकेशन से भटक सकता है। तो यह सब इसरो के सामने एक बहुत ही बड़ी चुनौती वाला कार्य है। और ये सारी मुश्किलें तब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब 3,70,000 किलोमीटर की दूरी पर यह सभी ऑपरेशन आपको करना है और चीजें सीधे आपके नियंत्रण में नहीं है, आपको अंदाजे से यहाँ पर कार्य करने पड़ते हैं। इसलिए यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है। साथ ही चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी पहले से मौजूद है उसी जगह लगभग जहां पर चंद्रयान 3 को उतरना है, तो उससे भी उसकी टक्कर को बचाना है। चंद्रमा की कक्षा में कई अंतरिक्ष यान हैं जो कभी कभी अपने ओवरलैपिंग रूट्स के कारण एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। इसरो का कहना है कि इससे कई बार ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जहां वे टकरा भी सकते हैं और इसलिए इस अनिश्चितता से बचने के लिए और टकराव से बचने के लिए कई प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं। इसरो ने बताया कि उन्होंने चंद्रयान 2 के LRO और KPLO के साथ करीबी मुठभेड़ को रोकने के लिए 3 टकराव टालने वाले कदम उठाए हैं। यहाँ पर इसरो ने यह भी बताया है कि चंद्र कक्षा में महत्वपूर्ण संयोजनों से बचने के लिए एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय हो रहा है, यानी कि यह सभी स्पेस एजेंसियां आपस में बातचीत कर रही हैं। चंद्रयान 3 मिशन के लिए प्रपल्सन मॉड्यूल को आने वाले कई वर्षों तक लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई के गोलाकार LLO में चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करने की उम्मीद है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो के अनुसार जुलाई 2023 तक विभिन्न स्पेस एजेंसियों के 6 मिशन वहां पर एक्टिव हैं। उनके कामों पर एक नजर डालते हैं कि वो वहां पर क्या कर रहे हैं। देखिए, पहला और दूसरा जो 2 ऑर्बिटर हैं वह नासा के हैं, जिसे उन्होंने आर्टेमिस P1 और P2 का नाम दिया हुआ है। चांद की कक्षा में पहले से ही घूम रहे हैं। इन्हें आर्टेमिस पहल के तहत पुनर्निर्मित किया गया है। नासा का चंद्रटोही ऑर्बिटर एक चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहा है और यह चंद्रमा के अंडाकार पथ का पता लगा रहा है। इसरो का चंद्रयान 2 और कोरिया के पाथफाउंडर लूनर ऑर्बिटर दोनों 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर ध्रुवीय कक्षाओं में नेविगेट कर रहे हैं। और जो चौथा मॉड्यूल है वह नासा का कैप्टन 9:2 प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है, जो चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर 1500 से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई पर दक्षिणी ध्रुव पर लगभग 70,000 किलोमीटर दूर उड़ रहा है। इसके अतिरिक्त 2009 में जापान के कायुग सेलेन मिशन के अंतरिक्ष यान ओउना और 2008 में लॉन्च किए गए भारत का चंद्रयान 1 भी अब काम नहीं कर रहा है, लेकिन वह चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा अन्य सभी ऑर्बिटर या तो चंद्रमा बुध कक्षीय व्यवस्था से बाहर चले गए हैं या चंद्र सतह पर नीचे उतर चुके हैं या नष्ट हो चुके हैं। ये मिशन की विफलता के कारण संबंधित अंतरिक्ष एजेंसियों से संपर्क खो चुके हैं। इसके अलावा चीन का एक चांग E4 मिशन के लिए एक डेटा रिले उपग्रह है। चीन का क्यूकियाओ 2018 में लॉन्चिंग के बाद पृथ्वी चंद्रमा L2 पॉइंट के पास एक हेलो कक्षा में स्थानांतरित हो गया था। अब बात करते हैं कि चंद्रमा की सतह पर लैंडर कौन कौन से मौजूद हैं। वर्तमान में चांग E4 द्वारा भेजा गया चीन का Yutu-2 रोवर चंद्रमा की सतह पर एकमात्र ऑपरेटिंग रोवर के रूप में खड़ा है, यानी कि वो वहां पर सक्रिय रूप से चंद्रमा के दूसरे हिस्से में खोज कर रहा है और वहां पर घूम रहा है। तो फिलहाल चंद्रमा के ऑर्बिटरों और लैंडरों की जो जानकारी मौजूद थी वो इसरो ने बताई है। तो अब वापस आते हैं चंद्रयान 3 की तरफ। तो चंद्रयान 3 इन सभी मुश्किलों से सामना करता हुआ चंद्रमा की धरती के काफी करीब पहुंच चुका है और रूस के लूना 25 को मात देता हुआ चंद्रमा की धरती पर उतरने के लिए बेताब है। अब देखना होगा कि चंद्रयान पहले उतरता है या लूना 25। आपको यहाँ पर क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं कि चंद्रयान 3 इन सभी चुनौतियों से मुकाबला करता हुआ लूना 25 से पहले चंद्रमा की धरती पर उतर पाएगा या फिर लूना 25 चंद्रमा की धरती पर चंद्रयान 3 से पहले उतरेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।